आज हम जम्मू और कश्मीर हुकूमत के एक ऐसे नोटिफिकेशन का जायजा ले रहे हैं जो देखने में तो एक आम सरकारी दस्तावेज लगता है, लेकिन असल में ये पुलिस के पूरे निजाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली की बुनियाद रख रहा है। इसका नाम है जम्मू और कश्मीर पुलिस मातहत सर्विस भर्ती कवायद 2025। दहाइयों से जम्मू और कश्मीर में पुलिस की भर्ती पुराने बिखरे हुए कवानीन के तहत होती रही है, जिसकी वजह से अक्सर उलझन, तरक्की में रुकावटें और मायूसी पैदा होती थी। तो आज हम जिन जराये का जायजा ले रहे हैं वो इस पुराने निजाम को खत्म करके एक मॉडर्न और प्रोफेशनल पुलिस फोर्स की बुनियाद रखने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि ये नए असूल हैं क्या और क्या ये वाकई कोई बड़ी तब्दीली ला पाएंगे। चलिए इसका जायजा लेते हैं। इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 309 के तहत दिए गए इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बनाया है, यानी ये एक मुकम्मल कानूनी और आईनी ढांचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये सरकारी गजट में शाया होंगे, ये पुलिस के मातहत सर्विस से जुड़े तमाम पुराने अहकामात को मनसूख कर देंगे। तो ये वाकई एक नई शुरुआत है। ये कवायद एक बाकायदा एक फॉर्मल सर्विस तश्कील देते हैं और इसमें वो सब लोग शामिल होंगे जो इन कानूनों के लागू होने से पहले ही उन ओहदों पर मुस्तकिल तौर पर काम कर रहे थे। तो किसी की नौकरी को कोई खतरा नहीं है, मकसद सिर्फ निजाम को मुनज़्ज़म करना है। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत हर 5 साल बाद या अगर जरूरत पड़े तो पहले भी सर्विस की तादाद और साख्त का दोबारा जायजा लेगी। इससे निजाम वक्त के साथ साथ बदलती जरूरियात के मुताबिक खुद को ढाल सकेगा। सही, दस्तावेज में मुख्तलिफ केडर्स का जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन असल में यही तो पुलिस फोर्स के काम की बुनियाद है ना। ये केडर्स क्या हैं और इनका मकसद क्या है? ये बहुत अहम सवाल है। देखें, केडर्स का मतलब है सर्विस को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम करना ताकि हर काम के लिए माहिर लोग मौजूद हों। इन कवानीन में 6 अहम केडर्स बनाए गए हैं। पहला है जनरल केडर, जिसमें एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड पुलिस शामिल है, यानी ये वो पुलिस है जिसे हम सबसे ज्यादा सड़कों पर देखते हैं, जो कानून नाफिज करने और अमन और अमान के लिए जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। दूसरा है टेलीकम्युनिकेशन केडर। आज के दौर में तो मवासलात के बगैर पुलिस का काम नामुमकिन है, ये शोबा उसी को संभालता है। तीसरा है मिनिस्टीरियल एग्जीक्यूटिव केडर, जो सारा दफ्तरी और इंतजामी काम देखता है। फिर चौथा स्टेनोग्राफी केडर, पांचवा फोटोग्राफी केडर, जो जराइम की तफ्तीश में तस्वीरी सबूत जमा करता है। और छठा पुलिस ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप केडर, जो पुलिस की गाड़ियों की देखभाल का जिम्मेदार है। तो ये तकसीम जाहिर करती है कि पुलिसिंग सिर्फ लाठी और बंदूक का नाम नहीं, बल्कि इसमें बहुत से तकनीकी और इंतजामी शोबे भी हैं। असल बात तो यह है कि इन ओहदों पर लोग आएंगे कैसे। चलिए भर्ती के अमल पर बात करते हैं, क्योंकि इन कवानीन का सबसे अहम हिस्सा यही लगता है। जी, और यहाँ उन्होंने एक बहुत मुतवाजन, एक बैलेंस्ड निजाम बनाने की कोशिश की है। बुनियादी तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला है बराह रास्त भर्ती, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, खुले मुकाबले के जरिए नई भर्तियां। और ये काम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB के जरिए होगा, जो इस अमल में शफाफियत लाने की एक बड़ी कोशिश है। दूसरा रास्ता है तरक्की यानी प्रमोशन। ये महकमे के अंदर से होता है, जहां एहलकारों को उनकी कारकर्दगी और सीनियरिटी की बुनियाद पर अगले ओहदे पर तरक्की दी जाती है। और तीसरा रास्ता है इन सर्विस इंडक्शन। इसमें महकमे के अंदर मौजूद एहलकारों को ही कुछ खास ओहदों के लिए मुंतखब किया जाता है। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। सब इंस्पेक्टर का ओहदा, जिसके लिए बहुत से नौजवान ख्वाहिश रखते हैं, इस पर भर्ती कैसे होगी? सब इंस्पेक्टर की मिसाल इस पूरे निजाम को बेहतरीन तरीके से समझाती है। इस ओहदे के लिए 50% आसामियां बराह रास्त भर्ती से यानी खुले मुकाबले से पुर होंगी। इसका मतलब है कि आधे सब इंस्पेक्टर नए और पढ़े लिखे नौजवान होंगे। बाकी 50% महकमे के अंदर से आएंगे, लेकिन उसकी भी दिलचस्प तकसीम है। 38% आसामियां असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI को उनकी सीनियरिटी और कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की देकर पुर की जाएंगी। बाकी 12% में से 10% एक महदूद महकमाना मुसाबिकती इम्तिहान, जिसे LDCE कहते हैं, उसके जरिए पुर होंगी। इसका मतलब यह है कि एक काबिल और ज़हीन कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो शायद सीनियरिटी में पीछे हो, वो इम्तिहान पास करके सीधा सब इंस्पेक्टर बन सकता है। ये कारकर्दगी को सीनियरिटी पर फोकियत देने का एक तरीका है। और बाकी 2% आसामियां आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए हैं, यानी उन एहलकारों के लिए जो कोई गैर मामूली बहादुरी का काम करें या कोई बड़ा केस हाल करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ज़हीन कांस्टेबल सीनियरिटी का इंतजार किए बगैर अपने सीनियर ASI से पहले सब इंस्पेक्टर बन सकता है। ये एक तरह से सेहतमंद मुकाबले की फिजा पैदा करेगा। इससे ये पैगाम जाता है कि सिर्फ वक्त गुजारना काफी नहीं, आपको अपनी काबिलियत भी साबित करनी होगी। और बराह रास्त भर्ती के लिए अहलियत भी वाज़ेह है। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना, 18 से 28 साल की उम्र में होना, जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल और जिस्मानी मेयार पर पूरा उतरना जरूरी है। ये तो हुई सब इंस्पेक्टर की बात, लेकिन पुलिस की असल ताकत तो कांस्टेबल होते हैं। उनकी भर्ती का तरीका क्या सब इंस्पेक्टर जैसा ही है या उसमें कुछ फर्क है? कांस्टेबल की भर्ती में जमीनी हकीकतों का ज्यादा ख्याल रखा गया है। यहाँ 80% आसामियां तो बराह रास्त भर्ती के जरिए पुर होंगी, लेकिन असल कहानी बाकी 20% में है। 15% आसामियां स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यानी SPOs के लिए रखी गई हैं, जिनके पास कम से कम 3 साल का तजर्बा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। SPOs तो कई दहाइयों से सिक्योरिटी निजाम का एक गैर रस्मी लेकिन अहम हिस्सा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब उनके लिए एक मुस्तकिल कैरियर का एक बाकायदा रास्ता खोला जा रहा है। जी, ये सिर्फ एक कोटा नहीं है, ये एक बहुत बड़े नीम रस्मी सिक्योरिटी ढांचे को बाकायदा निजाम में लाने की एक स्ट्रेटेजिक कोशिश है। ये उन SPOs के लिए जिंदगी बदलने वाला कदम है जो सालों से कम तनख्वाह और बगैर किसी नौकरी के तहफ्फुज के अपनी जान खतरे में डालते रहे हैं। इससे इनके हौसले और वफादारी पर बहुत मुस्बत असर पड़ सकता है। और बाकी 5%? बाकी 5% असामियां उन सर्विस फॉलोअर्स के लिए हैं, यानी वो मुआविन अमला जो पुलिस के अंदर मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देता है, जैसे बावर्ची या दीगर मददगार जिनकी कम अज कम 5 साल की सर्विस हो।
یہ بھی محکمے کے ہر فرد کی خدمات کا اعتراف ہے۔ اور تعلیمی قابلیت میں بھی کچھ رعایت دی گئی ہے، خاص طور پہ ایس پی اوز کے لیے؟ جی، براہ راست بھرتی کے لیے تو 12ویں پاس ہونا ضروری ہے، لیکن ایس پی اوز کے لیے یہ شرط 10ویں پاس رکھی گئی ہے، اور عمر کی بالائی حد بھی 40 سال ہے۔ یہ ایک بہت عملی قدم ہے جو ان کے تجربے کو تعلیمی قابلیت پہ ترجیح دیتا ہے۔ تو بھرتی کا نظام تو بہت واضح ہے، لیکن ایک سروس صرف بھرتی اور ترقی کا نام تو نہیں، اس کے علاوہ اور کون سے اہم نکات ہیں جن پر ان قانونوں میں توجہ دی گئی ہے؟ بہت سے دوسرے اہم پہلو بھی شامل ہیں، جیسے آزمائشی مدت یعنی پروبیشن۔ ہر وہ شخص جو براہ راست بھرتی ہوگا اسے ایک مقررہ مدت تک پروبیشن پر رہنا ہوگا تاکہ اس کی کارکردگی کو جانچا جا سکے۔ اس کے بعد ریزرویشن کا نظام ہے جو جموں و کشمیر ریزرویشن ایکٹ 2004 کے مطابق لاگو ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات ہے، ایس پی اوز، سابق اگنیویر اور خواتین کے لیے ہاریزونٹل ریزرویشن کا بھی ذکر ہے۔ ہاریزونٹل ریزرویشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ریزرویشن کی کیٹیگری ہے، چاہے وہ شیڈیول کاسٹ ہو، ٹرائب ہو یا کوئی اور، ہر کیٹیگری کے اندر خواتین یا سابق اگنیویر کے لیے کچھ جگہ مخصوص ہوں گی۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ہر طبقے سے ان گروہوں کی نمائندگی ہو۔ صحیح۔ اور سینیورٹی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہ تو محکمے کے اندر اکثر تنازعات کی وجہ بنتی ہے۔ جی، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی ایک واضح طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ ہر کیڈر کی سینیئرٹی لسٹ پولیس ہیڈ کوارٹر میں تیار کی جائے گی اور اسے برقرار رکھا جائے گا۔ اس سے شفافیت آئے گی اور تنازعات کم ہوں گے۔ ایک اور اہم اختیار جو حکومت نے اپنے پاس رکھا ہے وہ ہے قواعد میں نرمی کا اختیار۔ اچھا، قواعد میں نرمی کا اختیار، یہ سننے میں تو لچکدار لگتا ہے، لیکن کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ اقربا پروری کا دروازہ نہیں کھول سکتا؟ آپ کا خدشہ بالکل بچا ہے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ اختیار اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر کسی خاص معاملے میں ان قوانین کی وجہ سے کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو حکومت تحریری وجوہات بتا کر نرمی کر سکتی ہے، لیکن اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا کہ اس کا استعمال صرف انصاف کے لیے ہو، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں۔ آخر میں منسوخی اور بچت کی شک ہے، جس کا مطلب ہے کہ پرانے تمام احکامات منسوخ ہو جائیں گے، لیکن ان کے تحت کی گئی بھرتیاں یا ترقیاں قانونی طور پر درست مانی جائیں گی۔ ہم نے شروع میں خصوصی کیڈرز کی بات کی تھی، جیسے ٹیلی کمیونیکیشن یا منسٹریل، کیا ان کے لیے بھی اہلیت کے معیار الگ ہیں؟ یہ تو نہیں کہ سب کے لیے ایک ہی لاٹھی سے ہانکا گیا ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی ان قوانین کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر کیڈر کی تکنیکی ضروریات کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیلی کمیونیکیشن کیڈر میں اگر آپ سب انسپیکٹر کے عہدے کے لیے درخواست دے رہے ہیں تو آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس یا الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کی ڈگری ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح منسٹریل کیڈر میں ہیڈ کانسٹیبل بننے کے لیے آپ کو ٹائپنگ میں 35 الفاظ فی منٹ کی رفتار دکھانی ہو، اور اسٹینوگرافی کیڈر کے لیے 65 الفاظ فی منٹ کی شارٹ ہینڈ رفتار ضروری ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہر کام کے لیے صحیح مہارت رکھنے والے شخص کو لانے پر زور ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نئے قواعد جموں و کشمیر پولیس کو ایک منظم اور جدید ڈھانچہ دینے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ بالکل۔ اس میں بھرتی کے کئی راستے ہیں، نئے ٹیلنٹ کے لیے کھلا مقابلہ، محکمے کے اندر تجربہ کار لوگوں کے لیے ترقی، اور غیر معمولی کارکردگی دکھانے والوں کے لیے فوری انعام۔ ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف نظام میں شفافیت آنے کی امید ہے بلکہ اہلکاروں کو بھی اپنے کیریئر کا ایک واضح راستہ نظر آئے گا۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمارے سننے والوں کے لیے ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس قدر تفصیلی اور واضح قوانین جو نئے خون اور پرانے تجربے کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مستقبل میں پولیس فورس کی مجموعی کارکردگی پر کیسے اثر انداز ہوں گے؟ کیا اس سے پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت بڑھے گی؟ اور سب سے اہم، کیا اس سے اہلکاروں کے حوصلے بلند ہوں گے؟ کیونکہ ایک بہتر نظامی بہتر نتائج دیتا ہے، اور اس نظام کا اصل امتحان اب شروع ہو